नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि जनजाति किसे कहेंगे, जनजाति का अर्थ क्या है और विभिन्न परिभाषाएं। साथ ही हमने जनजातियों की विशेषताएं देखी थी। अगर हम कहें कि जनजाति क्या है, तो जनजाति व्यक्तियों का एक वह समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और अपना उद्गम आदि पूर्वज से मानता है और जो एक सामान्य संस्कृति में रहता है और आज भी, यानी उनकी जो संस्कृति होती है सबकी सामान्य होती है, एक जनजाति विशेष की, और आज भी जो आधुनिक सभ्यता के से वो सापेक्षिक रूप से वंचित है। वैसे तो जनजातियों के अनेकानेक समस्याएं हैं जिनके कारण उनका जीवन, उनका रहन सहन काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ हम कुछ समस्याओं पर को देखेंगे, जिसमें पहली समस्या है दुर्गम निवास स्थान। दुर्गम निवास स्थान, जनजाति के लोग जो होते हैं वो प्रायः पहाड़ों पे, वनों में और ऐसे दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं जहाँ ना तो सड़कें हैं और ना ही उन तक पहुँचने का कोई अन्य साधन है, क्योंकि सड़कें नहीं होने के कारण यातायात के साधन भी उन तक नहीं पहुँचते और ना डाकखाना है, ना उनका रेडियो है, ना टेलीफोन है, ना बिजली है, ना समाचार पत्र आदि हैं। यानी आधुनिक सुविधाओं से वो वंचित है, यानी वो उनको उपलब्ध नहीं है। इस कारण से हम देखेंगे कि ये समाज की अन्य संस्कृतियों से अपरिचित रहे, क्योंकि ना ये किसी से या पास कोई जाते थे, ना किसी अन्य समाज के पास, और ना ही कोई अन्य लोग इनके पास आते थे, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या थी कि इन्होंने अपने आप को एक बिल्कुल अलग सा रख रखा था ताकि ये अपनी संस्कृति में रहें। तो ये अन्य समाज की संस्कृतियों से अपरिचित थे, क्योंकि इनमें शिक्षा के क्षेत्र में कोई उन तक शिक्षा का अभाव था और शिक्षा का अभाव होने के कारण वे लोग काफ़ी पिछड़े हुए थे और इसी कारण से इनका आधुनिकीकरण अभी तक पूरी तरह से नहीं हो सका है और देश में ये आज भी काफ़ी समुदाय ऐसे हैं जो अलग थलग अपना एक अलग समाज बनाए हुए हैं। इनका जो दूसरी संस्कृति को देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी संकुचित है और दुर्गम निवास स्थान के परिणाम स्वरूप इन जनजातियों में खान पान, रहन सहन, वस्त्र आदि की अनेक समस्याएं इनमें हो रही हैं। यानी जब व्यक्ति बिल्कुल सभ्यता से कट के रहेगा, यानी सभ्य समाज से कट के रहेगा, तो ये हम मानते हैं कि वो अन्य संस्कृतियों के संपर्क में नहीं आने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं सीख पाता। साथ ही बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, सरकारी जो सुविधाएं हैं, वो भी
उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि वो दुर्गम निवास स्थान की पर रहते हैं। नेक्स्ट हमारी समस्या जो है वो है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनजातियों को की सबसे महत्वपूर्ण समस्या आर्थिकी है, क्योंकि बिना आर्थिकी के कोई भी कार्य नहीं होगा। ना तो इन लोगों के पास पर्याप्त भोजन होता है और ना पर्याप्त वस्त्र होते हैं और ना ही रहने के लिए उचित स्थान भी होता है। ये सब कमियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से आर्थिकी दृष्टिकोण यानी आर्थिकी समस्या के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो समस्या है वो है स्थानांतरित खेती संबंधित समस्या। क्योंकि जनजातियों का बहुत बड़ा जो यानी काम है, यानी जो उनका व्यवसाय कहेंगे या उनका जो जिससे वो उनका जीवन यापन होता है वो कृषि है। क्योंकि हमने पहले वाले उसमें देखा था कि दुर्गम निवास स्थान पर रहते हैं। दुर्गम निवास स्थान जहाँ निर्जन वन है, पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर जीवकोपार्जन यानी अपने जीने के लिए जो साधन है वो बहुत सीमित है। तो पहले क्या होता था कि कुछ जनजातियां वनों में आग लगा देती थी और फिर उस पर कृषि कार्य करती थी। और जब भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती थी। इस प्रकार से आदिम खेती कहते थे या झूम खेती कहते थे, और यही स्थानांतरित खेती भी है। यानी इस प्रकार की खेती से क्या होता है, उपज बहुत कम और उसकी किस्म जो होती है वो उसका स्तर अच्छा नहीं होता है और भूमि की बर्बादी होती है और इनकी मेहनत भी बेकार जाती है, और जिसके कारण इन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी हम बात करेंगे नवीन भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या। नवीन भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या में हम कहते हैं कि पहले तो जैसे हमने देखा कि जो जनजातियां हैं वो झूम खेती करती थी या आदिम खेती या स्थानांतरित कृषि करती है, और भूमि पर इनका अपना एक अधिकार था। यानी जो भूमि का जो प्रयोग है वो स्वेच्छा से करती थी। यानी पूरा वन है, पूरी पहाड़ी एरिया ये इन्हीं की भूमि थी। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, नए नए कानून बने। नए कानून के कारण उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। अब जो भूमि है वो बहुत सीमित है, और जो भूमि पर जो ये लोग खेती करते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिनके कारण उपज बहुत कम होती है और ये ऋणग्रस्तता में हो जाते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि जो चतुर महाजन लोग हैं वो कुछ रुपए उधार देकर उनकी ज़मीन छीन लेते हैं, या ये लोग अपनी ही ज़मीन पर नौकर बनकर रह जाते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये उधार तो ले लेते हैं लेकिन उधार को चुका नहीं पाते, और जो महाजन लोग होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, उस एरिया के जो भारी सभ्यता के लोग होते हैं, वो लोग इन लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। इनसे इनकी ज़मीन ले लेते हैं, और या ज़मीन पर ही इनके अपनी ज़मीन पर ही नौकर बना के कार्य करते हैं। फिर आती है वनों से संबंधित समस्या। जैसा हमने देखा कि नवीन भूमि व्यवस्था हुई, नवीन भूमि व्यवस्था में नए नए कानून बने। नए नए कानून के कारण जहाँ जनजातियों का जंगलों पर अपना पूरा अधिकार था,
वो कहते थे जल, जंगल और ज़मीन उनका एक मुद्दा था। उस समय जो वन संपत्ति थी, जो पशु थे, वृक्ष थे, भूमि थी, वहाँ के कंदमूल थे, वहाँ की जो लकड़ी थी, जंगली वस्तुएं थीं, उस पर अब सरकार का नियंत्रण हो गया। और लकड़ी, कोयला आदि निकलवाने के लिए अब ठेके दिए जाते हैं, उन पर ठेकेदार का अधिकार हो गया। और ये ठेकेदार जनजाति के लोगों को बहुत अधिक परिश्रम करा के, यानी जो उनकी मजदूरी होती है वो बहुत कम देते हैं और उनसे कार्य बहुत अधिक करवाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण समस्या हो गई है कि वन पे जो इनका एक अधिकार था अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। नेक्स्ट है जो हम देखेंगे इंडस्ट्रियल लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम या औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं। यानी जो जनजातियां हैं जो खानों में, चाय बागानों में, कारखानों में आदि में श्रमिक के रूप में अपना कार्य कर रही है, क्योंकि ये अपने परिश्रम जो करते हैं, लेकिन परिश्रम जितना ये करते हैं उसका उचित मूल्य इनको नहीं दिया जाता और ना ही रहने के लिए उचित स्थान दिया जाता है। धुआं, गंदगी, घुटन भरा वातावरण उन्हें अपने गांव की ओर जाने को विवश करता है और ठेकेदारों द्वारा यहाँ पर उनकी भर्ती और उनके काम लेने की जो प्रथा है वो शोषण युक्त हो गई है। यानी वो अपना जो काम है वो यानी अपनी जीविकोपार्जन करना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनका शोषण होता है। नेक्स्ट आता है हमारे ऋणग्रस्तता की समस्या। ऋणग्रस्तता की समस्या के कारण क्या हुआ है कि जनजातियों को अपना जीवन, यानी हाँ, क्योंकि उनके खेती के अलावा कोई काम था नहीं, तो अपना जीवन यापन करने के लिए, पेट भरने के लिए वो महाजनों से ऋण लेते हैं और ऋण को चुकाने के लिए वो अपनी ज़मीन महाजनों की यहाँ गिरवी रख देते हैं। और ज़मीन अगर गिरवी रख दी लेकिन वो उसका ब्याज ना दे पाए या ज़मीन ना छुड़ा पाए तो कर्ज के भार के रूप में हम देखें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो कर्ज चलता रहता है और उसी पीढ़ी के लोग दास बने हुए उस जगह कार्य करते रहते हैं जिस जगह से उन्होंने ऋण लिया था। यानी उनका जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक वो अपना जीवन अभाव से बिताते हैं। नेक्स्ट समस्या हम देखेंगे सांस्कृतिक समस्या, क्योंकि जनजातीय लोग भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी इलाकों, वनों और सीमावर्ती स्थलों में रहते हैं, जहाँ पर समाज की संस्कृति से इनका संपर्क इतना नहीं हो पाता है। तो हम पहला देखेंगे कि अंतर जनजातीय सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या। यानी एक बहुत सांस्कृतिक भिन्नता का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसका कारण ये हुआ है कि जब जनजाति के लोग ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए या हिंदुओं के संपर्क में आए, तो इससे क्या हुआ, जनजाति के लोग में परस्पर तनाव हुआ, संघर्ष हुआ और विरोध हो गया। इस प्रकार अन्य संस्कृति को अपनाने के कारण ये लोग अपने जनजातीय समूह से अलग हो गए और अपनी संस्कृति को नीचा समझने लगे। साथ ही ये अन्य संस्कृतियों के बराबरी में भी नहीं होने के कारण उनमें सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के विघटन उत्पन्न हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर जनजातीय सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या आई क्योंकि इन्होंने दूसरी संस्कृति को अपना लिया और दूसरी संस्कृति
में भी ये पूरी तरह से नहीं रह पाए और ना ही अपनी संस्कृति को छोड़ पाए। उसके फलस्वरूप हम ये देखते हैं कि इनके सांस्कृतिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के इनमें विघटन उत्पन्न हुए। अब है भाषा संबंधी समस्या। भाषा संबंधी समस्या में हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि ये बाहरी संस्कृति के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप इन्होंने दूसरी संस्कृति की भाषा को अपना लिया, और दूसरी संस्कृति की भाषा को अपनाने के कारण ये अपनी भाषा के प्रति ये उदासीन होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक ही जनजाति के लोगों में परस्पर आदान प्रदान की बाधा उत्पन्न होने लगी, और साथ ही इनके जो सांस्कृतिक मूल्य थे वो उनका पतन होने लगा, क्योंकि इनकी जो सांस्कृतिक जो जिसको हम कहेंगे कि एक अलग सी ही इनकी संस्कृति है, और इसी के आधार पे ये अन्य लोगों से अलग दिखाई देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जनजाति की ललित कलाओं का ह्रास होने लगा, यानी जो जनजाति की अपनी एक बहुत ही अच्छी सी इनकी कलाएं हैं, जैसे नृत्य है, इनका संगीत है, इनके लकड़ी के कार्य पे नक्काशी है, इनकी भित्ति कला है, और इनके अपने जो जैसे विभिन्न जो जंगल से जो इन्हें जो कहेंगे कि जंगल की जो फूल हैं, पत्तियां हैं, जिनसे ये लोग टोकरियां बनाते हैं और अन्य तरह के बहुत सुंदर सुंदर ये लोग चित्र बनाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि ये इनकी जो बहुत बहुत तरह तरह के नृत्य हैं, उन नृत्यों के कारण नृत्य में इनकी नृत्य जो है इनकी किसी न किसी संदेश को लेके जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आए, ये अपनी इन ऋतुओं के विषय में उदासीन होने लगे, और धीरे धीरे इनकी ललित कलाएं समाप्त हो रही हैं, और इन कलाओं का पतन भी एक सांस्कृतिक समस्या है। फिर हम देखते हैं धार्मिक समस्याएं, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही ये जनजाति अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आई, विशेषकर ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के, तो इनका प्रभाव हम देख सकते हैं कि किस तरह से इन पे पड़ा। कि जैसे भील हैं, गोंड हैं, ये इनमें हिंदू धर्म का से प्रभावित है। बिहार और असम की जनजातियां जो हैं वो ईसाई धर्म से प्रभावित हैं। तो किसी भी समस्या व आपत्ति के समय सभी अपने अपने धर्म का सहारा लेते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष की भावना व्याप्त हो गई, पारिवारिक विघटन हो गया, भेदभाव हो गया, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, और धर्म से संबंधित समस्या भी बाहरी संस्कृति के संपर्क का ही एक परिणाम है। आज हमने देखा कि जनजातियों की जो समस्याएं हैं उनमें दुर्गम निवास स्थान की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और सांस्कृतिक समस्याएं और धार्मिक समस्याएं। मेरे अगले वीडियो में आप देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शिक्षा संबंधी समस्याएं, सामाजिक समस्याएं और राजनीतिक समस्याएं। इन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।